डियर स्टूडेंट, मैंने अब तक आपको काल विश्लेषण श्रेणी के अंतर्गत 5 विधियों का अध्ययन कराने के लिए दिया था। उसमें से 4 विधियों का मैंने आपको अध्ययन करा दिया है और जो चौथी विधि थी वह विधि थी प्रवृत्ति अनुपात विधि। और प्रवृत्ति अनुपात विधि के बाद अब जो 5वीं विधि आती है वह 5वीं विधि है आपकी चल माध्य अनुपात विधि, यानी रेशियो ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। अब देखिए, चल माध्य अनुपात विधि को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। साथ ही कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपकी समझ में किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी दिया था उस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर तैयार हूं। अब देखिए, चल माध्य अनुपात विधि यानी रेशियो ऑफ मूविंग एवरेज मेथड क्या है। तो देखिए, ऋतुनिष्ठ विचरण ज्ञात करने की यह रीति इस प्रकार है कि सर्वप्रथम इसमें एक पॉइंट आता है और वह पॉइंट है सर्वप्रथम 12 मासिक या 4 त्रैमासिक चल माध्य निकाले जाते हैं। सर्वप्रथम इसकी जो विधि है उस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि या तो 12 मासिक या त्रैमासिक, और त्रैमासिक चूँकि एक साल में त्रैमासिक 4 होते हैं यानी 3-3 महीने के 4 महीने यानी 12, तो एक साल में 4 त्रैमासिक होते हैं। तो त्रैमासिक चल माध्य निकाले जाते हैं। अब त्रैमासिक चल माध्य निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, T इंटू C। अब यहाँ T इंटू C, फिर दूसरा एक पॉइंट इसमें आता है कि प्रत्येक मूल समंक, और मूल समंक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। मूल समंक का तत्संवादी चल माध्य, अब चल माध्य क्या है, T इंटू C। चल माध्य T इंटू C पर अनुपात प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। अर्थात क्या होगा, O अपॉन यानी O अपॉन T इंटू C, O अपॉन T इंटू C इंटू 100 यानी 100 से गुणा कर देंगे। या इजिकल टू फिर क्या होगा, इजिकल टू T इंटू S इंटू C, S इंटू C इंटू I। अब देखिए अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन इसमें T इंटू C, वापस हमें क्या करना है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, S इंटू I। अब S इंटू I फिर क्या होगा, इंटू 100, और ये आपका सूत्र हो गया। लेकिन तीसरी इसकी जो विधि है वह तीसरी विधि है यानी विभिन्न अवधियों, माह हों या त्रिमास हों, तो विभिन्न अवधियों से संबंधित चल माध्य अनुपातों के समांतर माध्य निकाले जाएंगे। ऐसा करने से अनियमित उच्चावचन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाते हैं और आर्तव विचरण या ऋतुनिष्ठ विचरण पृथक हो जाते हैं। चौथी इसकी जो विधि है वह है अंत में ऋतुकालिक विचरणों की
सामान्य समांतर माध्य निकाले जाते हैं और उनका जो आधार वर्ष होता है उसे हम 100 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? 100 से प्रदर्शित करते हैं। तो मानकर यानी 100 मानकर सभी कालावधियों के ऋतुकालिक सूचकांक प्राप्त कर लिए जाते हैं या सूचकांक प्राप्त कर लिए जाएंगे और नियमित आवर्तता वाली काल श्रेणी के आर्तव विचरणों के विश्लेषण के लिए यह रीति उत्तम है। अब देखिए वापस, ऋतुनिष्ठ विचरणों के मापन के लिए समायोजित सामान्य माध्यों का भी प्रयोग किया जाता है। यह रीति प्रवृत्ति अनुपात विधि का सरल रूप है। जो मैंने इससे पहले विधि बताई है उसका यह सरल रूप है और इसके अनुसार विभिन्न वर्षों और उनकी विभिन्न ऋतुओं के समंकों के समांतर माध्य निकाले जाते हैं। वार्षिक माध्यों के आधार पर न्यूनतम वर्गरीति के अनुसार वार्षिक प्रवृत्ति निकाली जाती है। फिर वार्षिक प्रवृत्ति के मूल्यों को ऋतुकालिक माध्यों के प्रवृत्ति मूल्यों के या प्रवृत्ति मूल्यों में बदला जाता है और प्रवृत्ति अनुपात विधि की भांति प्रत्येक ऋतु के मूल समंकों की प्रवृत्ति नहीं निकाली जाती है। क्यों नहीं निकाली जाती है? क्योंकि अंत में ऋतुकालीन माध्यों को तत्संबंधी प्रवृत्ति मूल्यों से भाग देकर और 100 से गुणा करके ऋतुनिष्ठ आर्तव विचरण सूचकांक उपलब्ध कर लिए जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखिए न्यूमेरिकल क्या है। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है। न्यूमेरिकल है प्रदत्त आंकड़ों से चलमाध्य अनुपात विधि द्वारा ऋतुनिष्ठ आर्तव विचरण सूचकांक परिकलित कीजिए। अब देखिए इन्होंने दिया क्या है, वर्ष दिए हैं और ग्रीष्म, मानसून, शरद और शीत, ये 4 इन्होंने ऋतुनिष्ठ आर्तव दिए हैं। तो अब हमें इन्हें जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, चूँकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड पर बड़ा है तो छोटा छोटा मैं इसमें लिखूँगा। देखिए यहाँ है वर्ष और वर्ष की जो लाइन है वो मैंने यानी इसके बाद आता है आपका सूचकांक, लेकिन सूचकांक से पहले क्या है, ऋतु। तो देखिए ऋतु, और ऋतुएं कितनी होती हैं, 4। तो ऋतुओं के लिए हमने बना लिया एक कॉलम 4 ऋतुओं के लिए। इसके बाद सूचकांक, और जो सूचकांक दिए हुए हैं उनको देखना है। तो देखिए सूचकांक भी देख लेते हैं। अब भाई देखिए हमें क्या दिया हुआ है, वर्ष दिया है। तो पहले वर्ष में ऋतु कितनी है, 4। कौन कौन सी हैं, ग्रीष्म, मानसून, शरद और शीत। कितनी हैं, ग्रीष्म, मानसून, शरद और
शीत। वापस दूसरे वर्ष में सेम कंडीशन, ग्रीष्म, मानसून, शरद और शीत। फिर तीसरे वर्ष में देखिए ग्रीष्म, मानसून, शरद और शीत। चौथे वर्ष में देखिए ग्रीष्म, मानसून, शरद और शीत। पांचवा वर्ष ग्रीष्म, मानसून, शरद और शीत। ओके, अब देखिए सूचकांक दिए हुए हैं इनके। तो सूचकांक में क्या दिया है, पहले वर्ष का जो सूचकांक है ग्रीष्म का 30 है। ग्रीष्म कितना है, 30। मानसून का है 81 यानी 81। इसके बाद शरद का दिया है 62 और शीत का दिया है 119। वापस देखिए फिर ग्रीष्म क्या दिया है, 33 104, ये है 33 104 और 86। 86 के बाद दिया है 171 171। फिर दिया है 42 153 42 153 और 99 221 या 99 और 221। फिर इसके बाद इन्होंने दिया है 56 172 56 172 और 129 129। फिर इसके बाद 235 235। फिर दिया है 67 201 यानी 67 और 201 और 136 136। वापस दिया है 302 302। अब देखिए ये हमें उसने दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले हम ऋतुकालिक योग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ऋतुकालिक योग। तो देखिए ऋतुकालिक योग। अब देखिए ऋतुकालिक योग को ज्ञात करने के लिए देखें 30 81 62 119 यानी 1 और 2 3 और 9 12 के 2 हासिल का 1 3 4 और 8 12 12 और 6 18 और 1 19 के 9 हासिल का 1 और 1 2 यानी 292। अब देखिए जो मैंने 4 का जो योग निकाला है वह कितना आया है, 292। अब मैं इसे रखूं कहाँ, तो देखिए मैं 2 और 3 के बीच में से रखूँगा। कहाँ रखूँगा, 2 और 3 के बीच में, मतलब इस जगह पर मैं इस वाली वैल्यू को रख देता हूँ 292। अब देखिए ऊपर से 1 छोड़ दूंगा, नीचे से 1 बढ़ा दूंगा। तो
तो ये जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू हम रख देंगे इसमें और ये हो जाएगी 295। अब देखिए ऊपर से ये वाली वैल्यू छोड़ दूंगा, ये और ये जोड़ दी। अब देखिए फिर क्या करूँगा, दूसरी वाली वैल्यू को भी छोड़ दूंगा, 62, 119, 33 और 104 को प्लस कर देंगे। तो ये जब प्लस करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 318। कितनी होगी? 318। तो मैंने 318 को यहाँ रख दिया। अब देखिए वापस 62 को छोड़ देंगे, 119, 33, 104 और 86 को प्लस कर देंगे और जब प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी? इस जगह पर। और ये वो वाली जो वैल्यू होगी वह वैल्यू आपकी होगी 342। कितनी होगी? 342। अब देखिए ये मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके सॉल्यूशन के लिए मैं पहले ही बताया है कि 4 के जोड़ों को ऊपर से एक कम करते आएंगे, नीचे एक बढ़ाते आएंगे, ऊपर से कम करते आएंगे, नीचे एक बढ़ाते आएंगे, ऊपर से कम करते आएंगे, नीचे एक बढ़ाते आएंगे। इस तरह से हम इनकी सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर भी 2 छूट गए हैं और नीचे भी 2 छूट जाएंगे। अब देखिए ये सारी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ और सारी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की हैं, नेक्स्ट वाली जो वैल्यू कैलकुलेट की है वह है 394। 394 इसकी जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 403। 403 फिर इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू होगी 452। 452 नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू होगी 465। 465 और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू आएगी 515। 515 नेक्स्ट वैल्यू इसकी जो निकालेंगे वह वैल्यू आएगी 529। 529 फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालिए और ये वाली जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू होगी 548। 548 नेक्स्ट वैल्यू निकालिए इसकी और ये वाली वैल्यू आएगी 578। 578 फिर आगे की वैल्यू इससे कैलकुलेट करिए और ये वाली जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 592। 592 नेक्स्ट वैल्यू निकालिए 592 के बाद की तो ये आएगी 603 यानी 603। फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालिए 603 के बाद में और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 632 और नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगी 632 के बाद 639 और 639 के बाद फिर वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 706। 706। अब देखिए मैंने आपके समक्ष ऋतुकालिक योग निकाल लिया है। क्या क्या निकाल लिया? ऋतुकालिक योग। अब देखिए ऋतुकालिक योग को निकालने के बाद में अब मुझे क्या निकालना है? त्रैमासिक माध्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं? त्रैमासिक माध्य निकालना है। अब देखिए त्रैमासिक माध्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए त्रैमासिक जो माध्य है, यहाँ त्रैमासिक माध्य, त्रैमासिक माध्य को ज्ञात कैसे करेंगे ये और समझ लीजिए। देखिए त्रैमासिक माध्य को जब हम ज्ञात करेंगे तो जो योग हैं कौन कौन से? 292 और 295। कितना? 292 और 295। इनको पहले मैं जोड़ लूँगा 7 और 9 9 18 के 8 हासिल का 1 यानी 587 में। अब मैं भाग कितने का दूंगा? इसमें 8 का भाग दे दूंगा और देखिए डिवाइड बाई 8 कर लेते हैं और जब हम 8 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 8 सत्ते 56। कितनी हो गई? 56 बचे 2 उतारे 7 और 8 तिया
24 बचे 3, 10 मतलब लगा के एक 0 बढ़ा लीजिए, और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितने बचे 6, फिर 0 बढ़ा लो, 8 सत्ते 56, बचे 4, एक 0 बढ़ा लो, और 8 पंजे 40, यानी 73.375। अब सारी कंडीशनें इसी तरह से निकलती हुई आएंगी, लेकिन मैंने इसको, चलिए मैं इसके लिए भी एक कॉलम अलग बना देता हूं कि जो वास्तविक वैल्यू है वो ये है, और जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके जो रखी है वह वैल्यू क्या है। तो देखिए इसके लिए भी मैंने, चलिए मैं इसे आगे एक और कॉलम बना देता हूं, उस कॉलम में मैं सारी वैल्यू रख देता हूं। तो देखिए अब जो वैल्यू ये जो आई है, इस वैल्यू को मैं कहाँ रखूँगा, तो देखिए इस वाली वैल्यू को मैं रखूँगा इसके सामने, यानी 62 के सामने रखूँगा, क्योंकि पहले मैंने 2 और 3 के बीच में रखी थी ये वैल्यू। अब जो वैल्यू आएगी वो तीसरे के जस्ट सामने रखी जाएगी। अब देखिए ये जो वैल्यू आई थी वो कितनी वैल्यू आई है, 73.375, 73.375। अब देखिए इसकी भी मैंने सारी वैल्यू के पहले से कैलकुलेट कर रखी हैं, ये मैंने आपके समक्ष निकाली है। इसीलिए अब मैं वापस इसको जो रखूँगा, चूँकि अपनी गणन क्रिया को सही करने के लिए मैंने क्या किया, दशमलव के बाद में 3, 4 अगर हैं तो पीछे वाली संख्या में 1 नहीं बढ़ाते हैं। दशमलव के बाद अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब देखिए मैं अगर इसको भी मान लीजिए 5 को इसमें प्लस कर दूं तो ये 8 हो जाएगा, इसको भी वापस 1 तो 4 हो जाएगा, 4 को इधर बढ़ाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाली जो वैल्यू है वह वैल्यू रखी है 33। ओके, अब मैंने सारी वैल्यू कैलकुलेट पहले से ही ऑलरेडी कर रखी हैं। दूसरे वाले की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू आएगी 76.625। कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू होगी वह होगी 76.625 और इसको मैंने यहाँ कर दिया 77। गणन क्रिया को सरल बनाने के लिए हमने यह किया है। क्यों किया है ये 77 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ 5 से अधिक है, 5 होता तो भी मैं यहाँ 1 बढ़ाता, 6 है तो भी मैं 1 बढ़ाऊँगा, 7 होता तो भी इसमें 1 ही बढ़ाता, 8 होता तो भी 1 बढ़ाता, 9 होता तो भी 1 ही बढ़ाता। तो अब मैंने अपनी गणन क्रिया को सरल करने के लिए 77 रख दिया है। नेक्स्ट वाले की वैल्यू देखते हैं। 33 की जो वैल्यू आएगी वह कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू होगी 82.5। कितनी है, 82.5 और इसको मैंने यहाँ कर दिया है 83। नेक्स्ट वाली वैल्यू देखिए, इसकी जो वैल्यू आएगी वह 92 होगी और 92 को 92 ही रख देंगे। नेक्स्ट इसकी वैल्यू देखिए, इसकी जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 99.625। कितनी होगी, 99.625 और इसको मैंने यहाँ कर दिया 100। इसकी वैल्यू देखिए, अब ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी 106.875, 106.875 और इसे मैं कर दूंगा 107। ओके, वापस देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू होगी 114.625, 114.625 और मैं इसे कर दूंगा 115। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, ये वाली जो वैल्यू आएगी 122.5 होगी, 122.5 और इसको मैं कर दूंगा 123। नेक्स्ट वैल्यू देखिए 99 की जो वैल्यू आएगी वह होगी 130.5,
130.5 और इसे कर दूंगा 131। वापस 221 की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 221 वाले की 134.625। 134.625 और मैं इसे कर दूंगा 135। अब देखिए 135 के बाद में फिर आगे नेक्स्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी आपकी 140.75। 140.75 और 140.75 को मैं क्या करूँगा, यहाँ 141 कर दूँगा। नेक्स्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और ये वाली वैल्यू जो होगी वह 146.25 है, 25, तो ये रहेगा 146 ही। नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और ये वाली वैल्यू जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 149.325। 149.325 और 149.325 को मैं 149 ही करूँगा क्योंकि एक नहीं बढ़ेगा यहाँ, तो ये 149 ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और ये वाली जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी आपकी 154.375। 154.375 और ये भी 154 ही रहेगा क्योंकि ये 3 है। नेक्स्ट 67 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी 158.875। 158.875 और ये हो जाएगा 159 यानी 159 हो जाएगा। और फिर वापस 201 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए और ये वाली वैल्यू आएगी 168.125 और ये रहेगा 168। ओके, अब मैंने अपनी गणन क्रिया को ये जो समांतर माध्य निकाले हैं इन समांतर माध्यों को मैंने अपने हिसाब से सॉर्ट कर लिया है गणन क्रिया सही करने के लिए। अब वापस क्या करना है, चल माध्य अनुपात हमको निकालना है। क्या निकालना है? चल माध्य अनुपात। तो देखिए ये और ये दोनों वापस यहाँ भी ये क्लियर हो गए, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब देखिए चल माध्य अनुपात जब हम निकालते हैं तो चल माध्य अनुपात क्या होता है, O/T इंटू 100 क्या होता है, O/T इंटू 100। अब O/T इंटू 100 कहाँ से आ गया, O कहाँ है, T कहाँ है। तो देखिए ये चीज़ भी मैं आपके समक्ष बता दूं कि O कौन सा है और T कौन सा है। तो O की जो वैल्यू है वह ये है और T की जो वैल्यू है वह ये है, या इसे मान लीजिए। तो देखिए गणन क्रिया को सरल करने के लिए मैंने इसे माना था इसलिए ये T रहेगा, तो ये T है। अब देखिए O/T क्या है, ये O/T इंटू 100 और जब ये होगा तो वैल्यू आ जाएगी। अब इसे भी कर लेते हैं, O/T इंटू 100 को करके देख लीजिए। अब क्या करना है, तो 62 में 73 का भाग देना है, 100 से गुणा करना है। क्या करना है, सेम कंडीशन, अब वापस इसी में चलेंगे। तो 62 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 73 इंटू 100 और जब हम इसका भाग देंगे इसमें तो ये जो भाग देने पर आएगा वह होगा 0.8493 भाग इसका इसमें देंगे 0.8493 और 100 से अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 84.93। कितना हो जाएगा, 84.93।
तो 84.93 को यानी जो ये वैल्यू आई है इसे हम क्या करेंगे 85 में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे 85 में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए अब ये जो वैल्यू थी क्या है 62/73 इंटू 100 और इजिकल टू क्या वैल्यू आई है 85। अब देखिए सेम कंडीशन, इसकी मैंने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एक किया है क्योंकि सवाल काफ़ी बड़ा होने की वजह से मैं अब इसे पूरा कर देता हूँ। O/T इंटू 100 को हम क्या बोलते हैं चल माध्य अनुपात। क्या बोलते हैं चल माध्य अनुपात। अब चल माध्य अनुपात को निकालने के लिए क्या था O/T इंटू 100 और ये वैल्यू आएगी। तो ये वाली जो वैल्यू आई ये वैल्यू कितनी आई आपकी 85। ओके, अब सारी वैल्यू कैलकुलेट मैंने पहले से ही इसकी ऑलरेडी कर रखी हैं। तो सारी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी हैं। दूसरी वाली वैल्यू है 155 यानी 155। तीसरी वैल्यू है आपकी 40। चौथी वैल्यू है आपकी 113। नेक्स्ट वैल्यू है 86 160 और 37 24 यानी 124 और ये वाली वैल्यू आई 76। नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपकी 164 और इसके बाद 164 के बाद वैल्यू है आपकी 40 118। यह है 40, यह है 118 और फिर वापस 153 यानी 87 153 और नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 42 और आगे सबसे लास्ट वाली वैल्यू है 120। तो ये आपके क्या निकल गए अनुपात। अब देखिए ये सारी चीज़ें कैलकुलेट तो मैंने कर ली हैं, लेकिन अब क्या निकालना है आवर्त सूचकांक को हमें ज्ञात करना है। किसे आवर्त सूचकांक को ज्ञात करने के लिए अब मुझे क्या करना है वापस ये टेबल दूसरी बनानी है। तो देखिए यहाँ शॉर्ट बनाए देता हूँ छोटी, फिर उसके बाद मैं आपके सबके यहाँ लिख देता हूँ आवर्त सूचकांक, यानी इसे शॉर्ट मान लीजिए यहाँ आवर्त सूचकांक। और आवर्त सूचकांक को ज्ञात करने के लिए मैंने एक छोटी सी, ये बाद में बनाऊंगा क्योंकि पहले मुझे एक और चीज़ निकालनी है, वो मैं आपके समक्ष निकालूंगा। यानी देखिए वर्ष दी हैं, पहले हमें क्या दिया है वर्ष, कौन कौन सी 1 2 3 4 और 5 वर्ष दी हैं ये। नेक्स्ट दिया है हमको कौन कौन सी ऋतुएं दी हैं ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद कौन सी दी है मानसून। तो मैं मानसून को एम लिख लेता हूँ और शरद को शरद, और शरद के बाद शीत आ जाती है और ये मानसून है। अब देखिए ये शीत, यहाँ से देखिए वापस आप देखेंगे, ये मैं आपके समक्ष जो टेबल बना रहा हूँ ये इस आवर्त सूचकांक के लिए टेबल तैयार कर रहा हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा ग्रीष्म, मानसून, शरद और शीत की जो वैल्यू है उस वैल्यू को कैलकुलेट करके रख दूँगा। तो यहाँ देखिए न तो ग्रीष्म में कुछ आ रहा है और ना ही मानसून में, तो ग्रीष्म और मानसून दोनों मैंने क्लियर कर दिए। शरद की वैल्यू कितनी आई है 85 आई है और शीत की वैल्यू आई 155। और फिर वापस देखेंगे
ग्रीष्म की वैल्यू आई 40, दूसरे में 113, फिर आई 86, फिर आई 160, नेक्स्ट देखिए 37, 124, 76, 164, नेक्स्ट देखिए 40, 118, फिर वैल्यू आई 87 और वैल्यू आई 153 और फिर वैल्यू आई है 42 और फिर आई 120 और ये दोनों क्लियर, क्योंकि नीचे की दोनों ही वैल्यू क्लियर मैंने डैश डैश हैं। अब देखिए ये चीज़ क्लियर कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इनका योग ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए योग ज्ञात करने के बाद में अब देखिए इसका जो 7 और 2 9 हो गए और 4 और 3 7, सॉरी 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 13 यानी 139। देखिए 7 और 2 9, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 3 सॉरी 4 और 4 8 और 4 12 और 3 17, 179। अब देखिए 17 सॉरी फिर भी गलती मैंने कर दी, 40 7 और 2 9 के 9 9, 4 और 4 8, ये हो गया 159। अब इसी तरह से इस वाली वैल्यू को 3 और 4 7, 7 और 8, 8 और 4 12, 3 15 के 5 हासिल का 1, 2 2 4, 4 और 1 5 और 2 7 और ये 4, ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 5 यानी 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 19 और 5 24 के 4 हासिल के 2, 2 10 और 8 18, 18 18 और 8 26, 26 और 7 हुए आपके साथ 26 और 7 33, तो ये 33 334 हो गए। और नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे ये आ जाएगी आपकी 5 और 4 9, 9 3 12 के 2 हासिल का 1 और 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 5 18, 5 और 4 9 3, 5 और 4 9 3 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 6 3 18, 18 और 5 23 के 3 हासिल के 2 यानी 632। अब वही देखिए ये वैल्यू भी कैलकुलेट मैंने कर दी आपके समक्ष। अब वापस मैं क्या करूँगा, इसका समांतर माध्य निकालूंगा। इसका भी समांतर माध्य, इसका भी समांतर माध्य, इसका भी समांतर माध्य और इसका भी समांतर माध्य। तो देखिए अगर मैं 159 में 4 का भागूंगा, क्यों 1 2 3 4, तो 4 का भाग दिया, ये वैल्यू आ जाएगी 4 4 चौक यानी 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचे 3 और उतारे 9, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, 4 नेम 36 बचे 3 और 4 सत्ते 28 और ये 39.75। तो पहली जो वैल्यू आई कितनी आई है 39.75 की। तो देखिए ये समांतर माध्य, समांतर माध्य और समांतर माध्य की जो वैल्यू आई कितनी आई है, पहली वैल्यू आई है आपकी 39.75। सेम अब इसमें भी 4 का ही भाग देंगे और जब इसमें 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 118.75। कितना आ जाएगा 118.75। और तीसरा में अगर 4 का भाग देंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 8350 हो जाएगी। कितनी 83.50। और चौथे वाले की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 158 होगी। कितनी होगी 158। अब भाई ये चीज़ें मैंने कैलकुलेट पहले कर ली आपके समक्ष। अब देखिए जब ये सारी चीज़ कैलकुलेट कर ली गई है, अब मैं इसे सबको हटाऊंगा यहाँ से और देखिए
जब हम सबको हटा लेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, ये वाली वैल्यू बचेंगी। कौन कौन सी? ग्रीष्म की कितनी है? ग्रीष्म की वैल्यू है 39.75। फिर इसके बाद मानसून आता है। मानसून की जो वैल्यू है वह 118.75 है। फिर इसके बाद में क्या आ जाता है आपका शरद, और शरद की जो वैल्यू है वह कितनी है? 8350। और इसके बाद फिर आता है शीत, और शीत की जो वैल्यू आई है वह 158.00 आ गई है। सही है। अब देखिए क्या निकालना है आपको, आवर्त सूचकांक। जब हम निकालते हैं तो जो आवर्त सूचकांक की वैल्यू है वह कहाँ से रखना शुरू कर देंगे? पहले वाले से ही। तो देखिए पहले ग्रीष्म की कितनी वैल्यू आई है? 39.75, 118.75। शरद की कितनी वैल्यू आई? 83.50। शीत की कितनी वैल्यू आई? 158.00। वापस सारी जगह पर यही वैल्यू कैलकुलेट कर जो की है वह रखते चले जाइए। पहली साल की ये हो गई, दूसरी साल में 39.75, 118.75, 83.50 और ये 158.00। दूसरी साल की हो गई। तीसरे की निकाल लीजिए, 39.75, 118.75, दूसरी वैल्यू 83.50 और चौथी वैल्यू है आपकी 158.00। ये तीसरी साल की हो गई। 1 2 3 हो गई। वापस चौथी देख लीजिए, ये सेम कंडीशन 39.75, फिर वैल्यू क्या आ गई 118.75, फिर वैल्यू क्या आई 83.50, 158.00। वापस रख दीजिए। ये कौन सी हो गई? चौथी। पाँचवें के लिए निकाल लीजिए, 39.75, 118.75 और 83.50 और 158.00। अब देखिए ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई हैं आपके समक्ष। अब देखिए क्या रह गया है, मैं इन चारों को जोड़ करके देखता हूँ तो ये जो वैल्यू आएगी 400 आनी चाहिए। देखिए कैसे, 39.75, 118.75, 83.50, 158.00। 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 7 और 2 14 और 1 15, 15 5 20 का 0, हासिल के 2। और देखिए 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 3 हुए आपके साथ 22 और 8 20 का 0, हासिल के 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6, 6 और 5 6, 3 और 1 4, 4 और 8 हुए आपके 4 8 हुए, तो सॉरी 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 6, 6 और 5, ये आपकी जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होनी चाहिए 400। कितनी होगी? 400। तो ये 0 और ये 4। अब देखिए 400 कैसे होनी चाहिए, क्योंकि त्रैमासिक कितने हैं? 4 गुणा
वैल्यू कितनी है, यानी 100 और 100 इज इक्वल टू ये 400 आना चाहिए। तो इसकी भी वैल्यू 400 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 400 आ रही है, मीन्स मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब देखिए ऋतुकालिक विचरण सूचकांक ज्ञात करने के लिए विश्लेषण सारणी हमने जो बनाई थी अभी आपके समक्ष, वह विश्लेषण सारणी का बनाना कंपलसरी है। फिर इसके बाद चारों तिमासों के, यानी जो चारों त्रिमास हैं उन चारों त्रिमासों के आवर्त माध्यम को मैंने प्रतिशत में निकाला आपके समक्ष। उनका जो योग है वह 400 है और यह 100 गुणा 4 बराबर 400 होना चाहिए। अतः इन मध्यकों को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः ऋतुनिष्ठ जो सूचकांक हैं वह ऋतुनिष्ठ सूचकांक इस प्रकार रहेंगे, कौन कौन से, 39.75, 118.75, 83.50, 158.00। अब ये रहेंगे और ये मैंने आपके समक्ष निकाल दिए हैं। अब देखिए एक चीज़ और आती है इसके बाद में कि जो उपयुक्त रीति का हम जो चयन करते हैं वह कैसे चयन करें, और उसमें से कौन सी, मैंने आपको जो 5 विधियां जो पढ़ाई हैं उन 5 विधियों के अंतर्गत सबसे अच्छी जो विधि है वह कौन सी है, इसको भी देखते हैं। तो देखिए उपयुक्त रीति का अगर हम चयन करें तो देखिए ऋतुनिष्ठ विचरणों की जो 5 रीतियां हैं वह 5 रीतियां कौन कौन सी हैं। पहली जो रीति है वह है ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक अथवा आर्तव मध्यक रीति। दूसरी जो विधि थी वह चल माध्य या मौसमी विचरण विधि थी। तीसरी जो विधि थी वो श्रृंखला मूल्यांपात विधि पढ़ाई थी मैंने, श्रृंखला मूल्यांपात विधि काफ़ी टिपिकल थी। और इसके बाद चौथी जो विधि पढ़ाई गई वह आपको इस से पहले वाले प्रवृत्ति अनुपात विधि पढ़ाई गई थी, और लास्ट में आपको चल माध्य अनुपात विधि को पढ़ाया गया है। अब देखिए जब हम इनका विस्तृत वर्णन करते हैं तो क्या होता है, इनमें से किसी भी प्रकरण में उपयुक्त रीति का विस्तृत जब वर्णन किया तो उपयुक्त रीति का चयन समंकों की प्रवृत्ति और अनुसंधान के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि 5 रीतियों में प्रथम 2 जो रीतियां हैं वह दोनों ही सर्वाधिक सरल रीतियां हैं और उन्हीं सर्वाधिक दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये अधिक परिशुद्ध नहीं है, मतलब ये शुद्ध नहीं है, इनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। फिर इसके बाद में क्योंकि इनमें दीर्घकालीन उपनति को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। अब वापस देखते हैं, अतः ये जो रीतियां हैं उन परिस्थितियों में ही उपयोगी होती हैं जिनमें उपनति और चक्रीय विचरणों का प्रभाव नगण्य हो। अनेक सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक लाभ होने के कारण चल माध्य अनुपात विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। परिकलन की जटिल प्रक्रिया को या परिकलन की जटिल प्रक्रिया के कारण उपनति अनुपात विधि का प्रयोग व्यवहार में बहुत ही कम किया जाता है। अब वापस एक चीज़ और आ गई है, एक और आपके लिए वीडियो तैयार कर बनाया जाएगा, उसमें समंकों का ऋतुनिष्ठता विलोपन कैसे होता है यह मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं। साथ ही आप शेयर करना किसी भी स्थिति में ना भूलें। और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल है तो आप न्यूमेरिकल को मेरे व्हाट्सएप नंबर 8619024211 पर सेंड करें। मैं आपके उस न्यूमेरिकल का आंसर आपको व्हाट्सएप पर ही देने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे लगेगा कि इसे व्हाट्सएप पर नहीं दिया जा सकता है तो उसके लिए आपको वीडियो बना करके भी भेजा जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना किसी भी स्थिति में ना भूलें। धन्यवाद।